दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सप्लेन सीरीज़, जिसमें हम अभी तक आई मार्वल के तीनों फेसों को एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें 23 फिल्में हैं और इन फिल्मों को हम वॉच ऑर्डर के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि कौन सी फिल्म हमें पहले देखनी है और कौन सी फिल्म बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। All right, I've run out of patience. On to Ruse! May I come in? This is my yard now. फिल्म की शुरुआत होती है एक खोज से, जहां पर खोजकर्ताओं को बर्फ में एक क्रैश प्लेन मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक शील्ड मिलती है, जिसके मिलने पर वो तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी देते हैं। अब फिल्म आती है मार्च सन 1942 में नॉर्वे पर, जहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है और अपने सीनियर को किसी के आने की खबर देता है। तभी कोई क्रेन की मदद से दीवार तोड़ता है और यहाँ एंट्री होती है फिल्म के विलेन हाइड्रा की। यहाँ हमें पता चलता है कि हाइड्रा कुछ ढूंढ रहा है, जिसे ये आदमी काफ़ी समय से उससे छुपा रहा है। और फिर वो एक कब्र में से एक पत्थर निकालता है और बताता है कि ये वो टेज़रैक्ट है जो कि ओडिन के ख़जाने का बेशकीमती रत्न था, लेकिन फिर वो उसे फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नकली था। अब वो दीवार पर बने एक पेड़ को देखता है, जो कि कुछ विश्व वृक्ष यानी कि ज्ञान का वृक्ष था, और यहाँ पर उस टेज़रैक्ट को एक खुफिया तरीके से छुपा रखा होता है, जिसे हाइड्रा ढूंढ लेता है। वो आदमी हाइड्रा को धमकी देता है और बोलता है कि तुम इसकी ताकत को काबू नहीं कर पाओगे और जलकर राख हो जाओगे। तब हाइड्रा बोलता है कि वो पहले ही जल चुका है और हाइड्रा उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर वो अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करता है, जिसका रीज़न हमें एंड में पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजर स्टीवन नाम का एक आदमी आर्मी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फेल होने के बाद वो एक आर्मी बेस्ड फिल्म देखने के लिए जाता है, जहाँ पर एक आदमी आर्मी के सैनिकों का मजाक उड़ाता है। इस कारण स्टीव उससे झगड़ा कर लेता है और वो आदमी बाहर आकर स्टीव को खूब मारता है, लेकिन तभी स्टीव का बेस्ट फ्रेंड बकी आता है और उसे बचा लेता है और वो उसे अगले दिन होने वाले एक्सपो में लेके जाता है। यहाँ पर हार्वर्ड स्टार्क नाम का एक आदमी आता है और भविष्य की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करता है, लेकिन तभी स्टीव रॉजर्स आर्मी रिक्रूटमेंट के ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर स्टीव बकी को बताता है कि आर्मी में जाना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये सभी बातें पीछे खड़ा एक आदमी सुन लेता है। जब स्टीव आर्मी के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है, तब वो आदमी स्टीव के पास आगे बोलता है कि वो है डॉक्टर अब्राहम, जो कि आर्मी के लिए साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। यहाँ पर वो आदमी स्टीव से पूछता है कि क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो। यहाँ पर स्टीव बोलता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, उसे दादागिरी पसंद नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो, और डॉक्टर स्टीव को आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रा उस टेज़रैक्ट की ऊर्जा को अलग करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसकी हेड होती है पैगी कार्टर, साथ ही कर्नल चेस्टर फिलिप्स। यहाँ पर स्टीव आर्मी ट्रेनिंग के हर टेस्ट में फेल होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वहीं डॉक्टर कर्नल को बताते हैं कि वो अपने प्रयोग के लिए स्टीव को इस्तेमाल करेंगे, जिस पर कर्नल काफ़ी गुस्सा करते हैं, लेकिन डॉक्टर इस बात को साबित करने के लिए उनसे कहते हैं कि आप चाहे कोई भी टेस्ट ले लो। यहाँ पर कर्नल एक फेक ग्रेनेड ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स उस ग्रेनेड के पास में आके बैठ जाता है और सबको वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिसे देखकर यह साबित हो जाता है कि स्टीव रॉजर्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है और वही इस प्रयोग के लिए सही कैंडिडेट है। रात को डॉक्टर स्टीव रॉजर्स के कमरे में आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। साथ ही वो उसे हाइड्रा की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे हाइड्रा को लगता है कि धरती पर देवताओं की छोड़ी हुई कोई ताकत है, जिसे वो अपने काबू में करना चाहता है, और हाइड्रा ने अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जो कल स्टीव रॉजर्स के ऊपर होने वाला है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के कुछ नतीजे निराश करने वाले भी थे। उस एक्सपेरिमेंट से हाइड्रा ताकतवर तो बना, लेकिन उसके कई और असर भी हुए, जिनका पता हमें अंत में पता चलेगा। डॉक्टर उसे बताते हैं
कि कल एक्सपेरिमेंट में उसे एक सीरम चढ़ाया जाएगा और उस सीरम की खासियत ये है कि वो अच्छे को और बेहतर बना देता है और बुरे को और बदतर। अगले दिन पैगी स्टीव रॉजर्स को गाड़ी में बैठाकर आर्मी के खुफिया अड्डे पर लेकर जाती है, जहां पर पहले से ही कर्नल, डॉक्टर, हॉवर्ड स्टार्क और आर्मी के कुछ मुख्य लोग आए हुए होते हैं और यहाँ पर वो स्टीव रॉजर्स के ऊपर वो प्रयोग करते हैं, जो कि एक सफल प्रयोग साबित होता है। लेकिन तभी उनके अड्डे पर धमाका होता है और फायरिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसमें डॉक्टर की जान चली जाती है। मरते मरते स्टीव रॉजर्स से इशारा करते हैं कि तुम वो आदमी हो जो इस जंग को ख़त्म कर सकता है। अब स्टीव रॉजर्स उस आदमी का पीछा करता है और यहाँ पर वो नोट करता है कि उसकी पावर एक आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो तेज़ दौड़ सकता है, ऊंचा कूद सकता है, तेज़ भाग सकता है और अंत में वो उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन तब तक वो आदमी जहर खा लेता है और जय हाइड्रा बोलकर मर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हिटलर के कुछ सैनिक हाइड्रा से मिलने आते हैं, साथ ही ये देखने आते हैं कि वो क्या कर रहा है और हाइड्रा उन सबको टेजरेट की मदद से बनाई गई गन से शूट करता है, जिससे कि वो मरते नहीं गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को ये ऑर्डर आ जाते हैं कि वो हाइड्रा पर अटैक कर सकें। कर्नल सभी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स को मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूरी आर्मी मांगी थी और मिले सिर्फ तुम, और इसलिए वो स्टीव रॉजर्स को अपने साथ लेकर नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीनियर्स लोग स्टीव रॉजर्स को देश का मनोबल बढ़ाने के लिए कहते हैं और उससे स्टेज शो करवाते हैं, उससे प्रोडक्ट बिकवाते हैं, जिससे कि उनके देश की जीडीपी बढ़े। प्रोग्राम करते करते वो एक बार फिर से साजन कर्नल के कैंप में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि 107वीं रेजिमेंट के 200 सिपाही हाइड्रा पर हमला करने गए, लेकिन आए सिर्फ 50। जिसे सुनकर वो काफ़ी चौंक जाता है और भागा भागा साजन कर्नल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या बकी भी वापस आया है। लेकिन कर्नल उसे बताते हैं कि नहीं, वो वापस नहीं आया। यहाँ पर स्टीव उनसे बोलता है कि अगर वो चाहें तो उसे बचा सकते हैं, लेकिन कर्नल उसे बताते हैं कि अगर वो वहाँ पर गए तो जितने सैनिक बचेंगे नहीं उतने और मारे जाएंगे, इसलिए वो उन्हें नहीं बचाने जा रहे। ये सुनकर स्टीव को काफ़ी गुस्सा आता है और वो खुद ही उन्हें बचाने के लिए पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क की मदद से चुपके से हाइड्रा के अड्डे पर जाता है और साथ ही हाइड्रा की लैब में घुस जाता है और साथ ही देखता है कि हाइड्रा लैब में क्या कर रहा है। अब वो धीरे धीरे जाकर अपने देश के सभी सैनिकों को धीरे धीरे करके छुड़ाता है, लेकिन वो तभी देखता है कि इन सब में बकी नहीं है। वो बकी को ढूंढने के लिए और अंदर जाता है। वो सैनिक उसके लैब के सभी हथियार चुराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रा कैमरे से कैप्टन स्टीव रॉजर्स को बड़े ध्यान से देखता है। वहीं दूसरी तरफ बकी को ढूंढते ढूंढते कैप्टन स्टीव रॉजर्स की नज़र काफ़ी मैपों पर पड़ती है, जहां पर हाइड्रा हमला करने की सोचता है। उसे हाइड्रा के कुछ प्लान्स के बारे में पता पड़ जाता है और कैप्टन अपने दोस्त बकी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना हाइड्रा और उसके डॉक्टर से होता है। यहाँ पर हाइड्रा कैप्टन स्टीव रॉजर्स को अपना असली चेहरा दिखाता है और उसे देखकर अब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में क्यों हाइड्रा ने अपना चेहरा ठीक किया था, और साथ ही हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर ने सीरम के जिस नुकसान की बात की थी वो यही था। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद हाइड्रा वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन स्टीव रॉजर्स अपने सैनिकों और अपने दोस्त बकी को लेकर वापस आर्मी कैंप में आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग कैप्टन अमेरिका की जय हो के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ होते हैं और उन्हें हाइड्रा के प्लान के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कर्नल उससे पूछते हैं कि क्या वो इस नक्शे के ज़रिए हाइड्रा को मिटा सकता है। तब स्टीव रॉजर्स बोलता है कि उसे बस एक टीम चाहिए। कर्नल उससे बोलता है कि हम तुम्हें अपनी आर्मी के सबसे बढ़िया सैनिक देंगे। तब स्टीव रॉजर्स बोलता है कि नहीं, वो खुद अपने आप अपनी टीम बनाएगा। और तभी कैप्टन स्टीव रॉजर्स एक बार में जाता है। वो उन सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है जिसको उसने हाइड्रा की कैसे छुड़ाया था और अपने दोस्त बकी के साथ एक टीम बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हावर्ड स्टार्क कैप्टन अमेरिका को एक शील्ड देता है। वो शील्ड वाइब्रेनियम की बनी होती है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि इसकी क्या खासियत है। वो उसे बताता है कि ये आम धातु के मुकाबले 10 गुना वज़न में हल्की है और साथ ही इसके तरंगे काफ़ी मजबूत हैं। ये किसी भी हमले को आराम से झेल सकती है। तब स्टीव रॉजर्स उससे बोलता है कि ये हम सभी सिपाहियों को क्यों नहीं देते। तब हावर्ड स्टार्क बताता है कि ये पृथ्वी पर इतनी है जितनी तुम्हारे हाथ में है, और उस धातु का नाम है वाइब्रेनियम। अब कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ मिलकर धीरे धीरे हाइड्रा के सभी ठिकानों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं।
वो हाइड्रा की सभी लैबों में आग लगा देते हैं और उनके सैनिकों को मार देते हैं, जिससे हाइड्रा काफ़ी गुस्से में आता है और वो अपने प्लान को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। कुछ दिनों बाद कैप्टन अमेरिका को खबर मिलती है कि डॉक्टर जोला, जो कि हाइड्रा का मेन डॉक्टर है, वो ट्रेन की मदद से कुछ सामान एक लैब से दूसरी लैब में लेकर जा रहा होता है। तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उस चलती हुई ट्रेन पर अटैक करते हैं। अटैक में वो डॉक्टर जोला को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टीव रॉजर्स का बेस्ट फ्रेंड बकी एक खाई में गिर जाता है, जिसके बाद कैप्टन काफ़ी दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर जोला से इंटरोगेशन करने पर कर्नल को हाइड्रा के सभी इरादों के बारे में पता पड़ जाता है। वहीं हाइड्रा दूसरी तरफ अपनी टीम को तैयार कर रहा होता है पूरे विश्व को ख़त्म करने के लिए। और वहीं कैप्टन स्टीव रॉजर्स काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना इकलौता बेस्ट फ्रेंड बकी खो दिया। तब पैगी आके उन्हें समझाती है और उसे वापस आर्मी के हेडक्वार्टर में लेके जाती है, जहाँ पर कर्नल कैप्टन स्टीव रॉजर्स को हाइड्रा का सारा प्लान बताते हैं। तब कैप्टन स्टीव रॉजर्स अपनी टीम को लेकर हाइड्रा के अड्डे में जाते हैं और वहाँ जाकर वो सबको धीरे धीरे करके मारने लगते हैं। लेकिन एंड में हाइड्रा के सैनिक कैप्टन स्टीव रॉजर्स को पकड़ लेते हैं और हाइड्रा के सामने पेश करते हैं। हाइड्रा उनसे बातें करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यही कैप्टन अमेरिका का प्लान था। और अब धीरे धीरे कैप्टन अमेरिका के कुछ सैनिक हाइड्रा के उस खुफिया कमरे में आ जाते हैं, जिसका पता सिर्फ हाइड्रा को रहता है। धीरे धीरे जंग और भी बढ़ने लगती है और इसी बीच कर्नल अपने बाकी के सभी सिपाहियों को लेकर कैप्टन अमेरिका की मदद करने के लिए हाइड्रा के उसी अड्डे पर आ जाते हैं। ये सब देखकर हाइड्रा वहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन कर्नल और पैगी की मदद से कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के प्लेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ पर वो हाइड्रा के कुछ और सैनिकों से लड़ते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ मिसाइलें दिखती हैं, जहाँ पर अलग अलग देशों के नाम हैं, जिन्हें देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि हाइड्रा इन सभी शहरों को इन मिसाइलों की मदद से तबाह कर देगा। धीरे धीरे कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के सभी सैनिकों को मार देते हैं और अंत में वो हाइड्रा से लड़ते हैं। हाइड्रा से लड़ते लड़ते हाइड्रा उन्हें बताता है कि उसके पास मौका है, वो भगवान बन सकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। लड़ते लड़ते हाइड्रा टेज़रेक्ट को अपने हाथों में लेता है, लेकिन टेज़रेक्ट की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे कहीं और किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जाती है। अब यहाँ पर स्टीव रॉजर्स उस प्लेन को संभालता है जिसे हाइड्रा चला रहा था। उसे पता है कि प्लेन में बम रखे हैं और ये बम एक्टिव हैं, इसलिए उसको ये प्लेन क्रैश कराना पड़ेगा, वरना उस प्लेन की मिसाइलें पूरे न्यूयॉर्क और सभी देशों को तबाह कर देगी। और कैप्टन अमेरिका ना चाहते हुए भी पैगी को आखिरी गुड बाय बोल के उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब फिल्म कुछ साल बाद आगे चलती है, जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि अमेरिका ये जंग जीत चुका है और हावर्ड स्टार्क समंदर में जाकर उस टेज़रेक्ट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें कैप्टन स्टीव रॉजर्स का क्रैश प्लेन कहीं नहीं मिलता। और इसी के साथ अब हम आते हैं वापस सन 2011 में। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की आंखें खुलती हैं, वो खड़ा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागता है। वो बाहर का नज़ारा देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सारी आधुनिक चीज़ें अब इस ज़माने में आ गई हैं। तभी शील्ड की कुछ गाड़ियाँ वहाँ आती हैं और स्टीव रॉजर्स को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और वो कैप्टन अमेरिका से सॉरी बोलता है और उससे बताता है कि हमें लगा कि तुम्हें ये सब धीरे धीरे बताना ठीक रहेगा। कैप्टन अमेरिका पूछते हैं क्या? वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम होश में नहीं थे कैप्टन, पिछले 70 सालों से तुम बर्फ़ में दबे हुए थे। जिसे सुनकर कैप्टन स्टीव रॉजर्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो आसपास के लोगों को देखने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मार्वल फेमस है अपनी फिल्म के एंड में एक क्रेडिट सीन देने के लिए, और यहाँ पर भी हमें वो क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है। इस एंड सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स जिम में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तभी शील्ड प्रमुख निक फ्यूरी वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। और तभी हम यहाँ पे छोटा सा टेज़र देखते हैं उनकी आने वाली फिल्म द एवेंजर का, और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर कास्ट की बात करें तो इसमें स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाया है क्रिस इवेंस ने, पैगी कार्टर का किरदार निभाया है हाइली ऑटवेल ने, बकी बार्न्स का किरदार निभाया है सेबेस्टियन स्टेन ने, रेड स्कल यानी कि हाइड्रा का किरदार निभाया है ह्यूगो वेविंग ने, हॉवर्ड स्टार्क का किरदार निभाया है डोमिनिक कूपर ने, डॉक्टर अब्राहम का किरदार निभाया है स्टैनली डस्की ने, डॉक्टर जोला का किरदार निभाया है टॉबी जॉन्स ने, और साथ ही शील्ड प्रमुख निक फ्यूरी का किरदार निभाया है सैमुअल एल जैक्सन ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉर्ज ऑस्टन ने
IMDb पर इसे 6.9 स्टार की रेटिंग है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये बनी थी $140 मिलियन में, और वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कलेक्शन रही $370 मिलियन। और इसी के साथ ख़त्म होती है आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भैया वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार। I am Groot.